ओके, सो हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे चल रही है। मेरा नाम है केतन और आप सभी का रीजनिंग इस स्पेशल कोर्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, चलो जल्दी शुरू करते हैं। वेन डायग्राम टॉपिक है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम पढ़ने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है अगर हम वेन डायग्राम की बात करें। ठीक है, हिंदी में से वैन आरेख कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में मेंशन कर रहा हूँ, क्या कहते हैं इसे हम, तो स्टूडेंट्स हिंदी में से कहा जाता है वैन आरेख। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका रीज़न ये भी है कि अगर मैं बात करूँ रीजनिंग में, अगर एसएससी सीजीएल की बात करी जाए, ठीक है, या अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात करी जाए, तो सीजीएल की अगर हम बात करते हैं तो एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर होता है, एक्सपेक्टेड है कि एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, राइट। और दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पर तो अदर जो गवर्नमेंट एग्जाम्स है वहां पर भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। बस फर्क क्या है कि अदर एग्जाम्स में ये 1 मार्क का होता है और अगर हम एसएससी की बात करें तो ये 2 मार्क्स का है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली 2 टाइप्स एग्जिस्ट करते हैं वेन डायग्राम में। ठीक है, टाइप नंबर 1 जो आप देखने वाले हो इसमें हम कम से कम नहीं तो 100+ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। ठीक है, इन 20 क्वेश्चंस पे हम डिस्कशन करने वाले हैं, फिर ऐसे ही इसके बाकी जो पार्ट्स होंगे उसमें हम बाकी के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, मोर देन 100 क्वेश्चंस हम करेंगे टाइप नंबर 1 पे, और इसके बाद अगर हम बात करें तो टाइप नंबर 2 पे कई सारे डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम उस पर भी बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वेन डायग्राम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ये समझिए कि अप्रोच क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है वेन डायग्राम की, है ना। क्या रीजन है कि हम वेन डायग्राम को यूज करते हैं, पहली बात। और अगर वेन डायग्राम को यूज करते हैं तो फिर उसमें किन रिलेशंस को ध्यान हमें रखना होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम सही वेन डायग्राम बना पाए। ठीक है, देखो जल्दी से डेफिनेशन लिखी हुई है कि एन अप्रोच टू स्टैब्लिश द रिलेशन अमंग डिफरेंट वेरिएबल्स थ्रू सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इस डेफिनेशन में ही सब कुछ एक तरह से छुपा हुआ है। ठीक है, तो पहले तो समझो कि हमें किन किन पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि ये एक अप्रोच होती है। वेन डायग्राम एक मेथड है, एक वे है, एक अप्रोच है। किस चीज का, तो टू स्टैब्लिश, ठीक है, स्टैब्लिश करने का, क्या, रिलेशंस को स्टैब्लिश करने का। इतना पढ़ के ये तो समझ में आ गया कि वेन डायग्राम रिलेशंस को स्टैब्लिश करने की एक अप्रोच है, लेकिन कैसा रिलेशन, किन के बीच में रिलेशन, तो उसको समझिए बिटवीन अमंग डिफरेंट वेरिएबल्स। ठीक है, कई सारे वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशन को क्या करना है, स्टैब्लिश करना, जो अप्रोच है उसी को हम वेन डायग्राम कहते हैं। लेकिन किसके थ्रू, तो सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि सर्कल्स के थ्रू, यानी कि सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जब हम कई सारे वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशन को स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स, तो वही क्या होता है, वही वैन आरेख होता है, यानी कि वही वेन डायग्राम होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ पा रहे हैं। अब आपके सामने यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस हैं, इन पे हम क्या करने वाले हैं, इसी अप्रोच को फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान से समझना है कि जो वेन डायग्राम हमारा होता है इसमें हमें बेसिकली 3 केसेस के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा केस है वो सम का केस होता है, दूसरा जो है वो ऑल का केस है, और तीसरा जो होता है हमारा वो नो का केस होता है। ठीक है, तो अब देखो कि कैसे हमें समझना है। सम के अगर हम केस की बात करें, ध्यान से देखिए, हम किस अप्रोच की बात कर रहे हैं, हम सम के केस की बात कर रहे हैं। तो सम में क्या होता है, जैसे उसने आपसे कह दिया कि इस तरह से, है ना, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे बना है, तो ये ए है और ये बी है। तब उसने आपसे क्या कहा कि कुछ ए जो है वो क्या है, बी है, सम ए आर बी। तो यहां से 2 बातें निकलती हैं, एक तो सम ए आर बी है और दूसरा सम बी आर ए है। मतलब ऐसी कंडीशन में अगर हमें कभी भी सम का केस आता है तो हमें ये डायग्राम बनाना होता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर देंगे, यहां पर ये जो आप अप्रोच देख रहे हो कि ये जो कलर्ड सेक्शन है ये सम ए आर बी को रिप्रेजेंट करता है, और ऐसे ही सम बी आर ए को भी सेम चीज रिप्रेजेंट करती है ना। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि जितने मेल्स हैं, ठीक है, मेल्स हैं, एक तो मेल्स हो गई बात, और दूसरी एक बात हो गई आपकी मैरिड। ठीक है, तो इन दोनों ही वेरिएबल्स में अगर मुझे क्या करना है, रिलेशन को स्टैब्लिश करना है, तो मैं क्या करूंगा, तो ऐसे कंडीशन में मुझे सम की हेल्प लेनी होती है। जैसे क्या मैं ये मान सकता हूं कि दुनिया के जितने मेल हैं वो सारे के सारे मैरिड हैं? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी मेल हूं, मेरी शादी नहीं हुई। आप में से कई सारे मेल स्टूडेंट्स होंगे जो अभी तैयारी कर रहे हो, आप में से बहुतों की शादी नहीं हुई। तो मतलब आप मेल तो हैं, हम सब मेल तो हैं, लेकिन हमारी अभी शादी नहीं हुई। तो मतलब ये तो जरूर होगा कि ऐसा भी नहीं है कि इस दुनिया के जितने मेल्स हैं उन सबकी शादी नहीं हुई, वो सब अनमैरिड हैं, ऐसा तो भी नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या होगा, कुछ ही ऐसे मेल्स होंगे ना जो मैरिड होंगे। तो ऐसी कंडीशन में मुझे किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, बताओ, सम की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं कि कुछ मेल हैं जो कि क्या होंगे, बताइए, मैरिड होंगे। समझ आ गया। तो अब हमने इसमें रिलेशन को स्टैब्लिश करने के लिए किस केस की हेल्प ली, सम की हेल्प ली। हम ना तो ऑल से कर सकते हैं, हम ना तो नो से कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड केस की तरफ, तो जो कि कौन सा केस है, ऑल का केस है। देखो ध्यान से,
एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे, पहले तो सम, ऑल और नो को, उसके बाद ये जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं इन सभी क्वेश्चंस के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, अगला स्टूडेंट्स जो हमारा केस है दैट इज ऑल का केस, वो ऑल का केस है। ठीक है, ऑल में क्या होता है कि जैसे आपसे कहा जाए ऑल ए आर बी, तो सारे के सारे ए आप क्या कर दोगे, बी कर दोगे। ध्यान रखना, इसको बिल्कुल भी ये मत कर देना, ठीक है, कि आप ये कर दो गलती से। इस समय पता क्या हो गया, इस समय हो गया कि सारे के सारे बी जो है ना वो ए हैं, मतलब ऑल बी आर ए हो गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बाहर से अंदर की तरफ मूव करते हैं, तो ऑल बी आर ए हो गया यहां पे, लेकिन हमें क्या बोला था, ऑल ए आर बी। तो ये डायग्राम सही है ऑल ए आर बी का, ये वाला गलत हो गया। पहले तो ये अप्रोच ध्यान रखो कि ऑल ए आर बी में ये सही है। ठीक है, अब दूसरी बात एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि अगर ऑल का केस कभी आया तो हम कैसे समझेंगे। देखो, मान लो आपसे कहा, यहां पर कहा जाए कि मेल और ह्यूमंस, इनमें आपको क्या करना है, ठीक है, मेल्स और ह्यूमंस में आपको डायग्राम बनाना है, यानी कि रिप्रेजेंटेशन करनी है सर्कुलर। तो आपको पता है कि इस दुनिया के जितने मेल हैं वो सारे के सारे ह्यूमंस तो हैं ही है ना। बताइए, इस दुनिया के जितने पुरुष हैं वो सब मनुष्यों में आ जाएंगे, ठीक है, ह्यूमंस में आ जाएंगे। तो अगर मेल्स सारे के सारे ह्यूमंस हैं तो मैं क्या बोलूंगा, सारे के सारे स्टूडेंट्स मेल्स जो हैं वो क्या हो गए, बताओ, ह्यूमंस हो गए। मतलब हम कह सकते हैं ऑल मेल्स आर ह्यूमंस। तो ऑल का केस भी आपको क्लियर हो गया ना। तो सम के केस में क्या है, अब यहां पर हम ये नहीं कर सकते कि आप इसको सम से रिप्रेजेंट कर दो। जैसे मान लीजिए इस तरह से है ना, कि कुछ मेल हैं और कुछ मेल ही ह्यूमंस हुए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने क्या करा, ये वाले मेल्स तो आपने ह्यूमंस कर दिए, लेकिन बाकी मेल्स का क्या, तो क्या बाकी मेल्स एनिमल्स हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भले ही कहा जाता है कि ह्यूमंस जो हैं वो एनिमल्स में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं, हम सब मैमल्स हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, सारे के सारे मेल्स को ह्यूमंस में ही डालेंगे। समझ में आ रहा है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए, नेक्स्ट जो हम केस देखने वाले हैं वो केस होगा हमारा नो का केस। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट केस है। अब आप देखो कि नो के केस में हम क्या करते हैं। तो नो के केस में अगर हम सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो नो के केस में सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, आपसे कहा जाए कोई भी ए बी नहीं है तो आप ऐसी कंडीशन में ए को अलग कर देंगे, बी को आप अलग कर देंगे, सिंपल। ठीक है, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होती है ये नो की रिप्रेजेंटेशन होती है। समझ में आ गया। जब मैं आपको सिलॉक्स पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि नो की रिप्रेजेंटेशन में हम वहां पे कनेक्ट करके क्रॉस करेंगे। ठीक है, लेकिन वो सिलॉक्स है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्याय और निगमन। ठीक है, तो वो हम वहां पर उस अप्रोच को फॉलो करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर हम वेन डायग्राम में है तो नो के लिए हमें ये वाला सिंबल या ये वाले सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन को यूज करना होता है। समझ में आ गया आप सभी को। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू, मान लीजिए आपसे कहा गया कि बॉयज और गर्ल्स में रिलेशन को स्टैब्लिश करो। तो अब आप एक बात बताओ, क्या आपने सुना है कि कुछ लड़के लड़कियां होती हैं, या फिर कुछ लड़कियां लड़के होते हैं, या फिर सारे लड़के लड़कियां होती हैं, या सारी लड़कियां लड़के होते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं सुना आपने। तो हुआ होगा क्या यहाँ पे कि जो बॉयज हैं स्टूडेंट्स वो अलग हो जाएगा और गर्ल्स जो हैं वो अलग हो जाएंगी, मतलब इनमें आपस में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। तो अगर कोई रिलेशन नहीं होगा तो हम क्या कर देंगे, ये नो में आ जाएगा। समझ में आ रहा है अब आपको। तो उम्मीद करता हूं ये तीनों के तीनों केसेस तो क्लियर हो गए। ठीक है, ये क्लियर करना पहले इसलिए जरूरी था क्योंकि अब हम क्या करने वाले हैं, डायरेक्टली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको ये केसेस के बारे में जानना जरूरी था। उम्मीद करता हूं आप पहले से पढ़ के आ रहे हैं और अब आपको, अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो अब आपको और क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, चलिए तो अब जल्दी से हम शुरू करते हैं, इस केस को हटाते हैं और हमारा देखिए पहला क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हो वो क्या है, वो है चेयर, टेबल और फर्नीचर। ठीक है, तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें इसका वेन डायग्राम फॉर्म करना है। ठीक है, यानी कि वेन डायग्राम बनाना है। तो अब आपका काम क्या होगा कि सबसे पहले आप अपने खुद वीडियो को पॉज करिए और खुद इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करिए। अगर आप बना पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मान लीजिए आपने जो डायग्राम बनाया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है इसके सोल्यूशन से, तो अब आपको सीखने को ही तो मिलेगा, सीखने ही तो आए हैं यहाँ पर, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इन केस कोई भी डाउट है, ठीक है, कमेंट करिए। अगर आपको लगता है कि भाई कोई आपका ये पॉइंट आपका मिस हो रहा है या आपको एक्सप्लेनेशन में वो चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूं। देखिए चेयर, टेबल और फर्नीचर, हमें क्या करना है इसमें हमको बताना है वेन डायग्राम। तो आप देखो चेयर और टेबल, क्या आपने कभी देखा कि चेयर को हम बोल दें कि ये टेबल है या हम टेबल को बोल दें कि ये चेयर है? ऐसा नहीं होता। हालांकि बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है, आप में से जो टेबल के ऊपर बैठ जाते होंगे, है ना, लेकिन टेबल का यूज किसी चीज को रखने के लिए होता है। जैसे आपने सुना होगा स्टडी टेबल, बुक्स वगैरह रखते हो आप, है ना, पढ़ते हो उस पर, बैठते चेयर पे हो लेकिन बुक्स वगैरह या बाकी जो आपका स्टेशनरी का जितना भी स्टफ है वो आप टेबल के ऊपर रखते हो, है ना।
तो टेबल के ऊपर क्या होता है, सामान को रखा जाता है, हम खुद नहीं चढ़ के बैठते, ठीक। जैसे डाइनिंग टेबल, तो जो आपका जितना भी डिनर है या लंच है, उसके जितने भी यूटेंसिल्स हैं, वो सारा का सारा स्टफ जो है, ईटिंग स्टफ, वो परोसा जाता है डिनर के ऊपर, टेबल के ऊपर, ठीक है। तो आप टेबल के ऊपर बैठते नहीं हो। तो वही चीज़ है यहाँ पर भी कि चेयर को हम कभी भी टेबल नहीं बोलेंगे और टेबल को हम कभी भी चेयर नहीं बोलेंगे। तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स, इन दोनों के बीच में नो का रिलेशन है, मतलब कोई भी चेयर टेबल नहीं है, कोई भी टेबल चेयर नहीं है। तो अगर ऐसा है तो मैं क्या कर दूंगा, चेयर को यहां पे कर दूंगा और टेबल को यहां पे कर दूंगा। समझ पा रहे हैं? तो यहां पर चेयर हो गई और यहां पर टेबल हो गई। और अगर हम बात करें तो चेयर और टेबल ये दोनों किसका हिस्सा है स्टूडेंट्स, फर्नीचर का हिस्सा है। तो अगर दोनों फर्नीचर का हिस्सा है तो मैं कह सकता हूं कि ऑल चेयर्स आर क्या, फर्नीचर्स, और ऑल टेबल्स आर फर्नीचर्स। तो ऐसी कंडीशन में इन दोनों को हम किस में रख देंगे, इन दोनों को हम रख देंगे फर्नीचर्स में। समझ में आ गया? तो जैसे ही हम इसको करेंगे तो हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। और जैसे ही आपका डायग्राम कंप्लीट हुआ तो आप देख सकते हो कि वेन डायग्राम है, मैंने आपके सामने इस 12 डायग्राम्स को यहाँ पे सॉरी, इन 12 डायग्राम्स को मैंने रिप्रेजेंट किया है और आपके जितने भी आंसर्स होंगे वो इन 12 में से ही कोई एक आएगा। समझ में आ रहा है? इस 12 से 13वां डायग्राम नहीं बनेगा, उम्मीद पूरी है कि नहीं बनता। इन 12 में ही सारे के सारी जो रिप्रेजेंटेशंस हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। तो अब आप देखो ये वाला जो डायग्राम है वो आपको इसमें कहां पर दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है ये सेकंड नंबर पे। मतलब कि पहला वाला जो आप देख रहे हो ना, इसके लिए जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताओ, वो हो जाएगा सेकंड। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप कर लेंगे, लिखने की जरूरत तो नहीं है, मैं यहां पर लिख दे रहा फर्स्ट के लिए जो आंसर है आपका वो सेकंड वाला है। क्लियर हो गया आपको? चलिए नेक्स्ट वाला केस देखेंगे हम, ध्यान से समझो। नेक्स्ट लिखा हुआ देखो, एनिमल्स, ह्यूमंस और लिविंग्स। ठीक है, अब ये केस इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें एक छोटी सी बात है जो हम सब सीखते हुए आए हैं बचपन से, लेकिन वो यहाँ पर सही नहीं होती। जैसे आपने सुना है कि ह्यूमंस जो हैं, मनुष्य जो है वो एक पशु के समान है ना, मनुष्य जो है वो एक पशु है। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारे जो पूर्वज रहे हैं वो बंदर रहे हैं, है ना, जो वनमानुष वगैरह थे, ये सब हमारे पूर्वज रहे हैं। तो हम ये बोल देते हैं कि हमारी जो उत्पत्ति है, हमारा जो ऑरिजिन है, हमारा जो विकास है, वो भी कहाँ से हुआ है, वो मंकी से हुआ है, यानी कि बंदर से हुआ है। तो हम इसलिए बोलते हैं कि मनुष्य भी एक प्रकार का पशु है, लेकिन ऐसा है नहीं। देखिए, अगर आप अपने आप को पशु बोल देंगे ना तो सिविलाइज्ड वे में वो चीज गलत हो जाती है। हम सब क्या हैं, हम सब पढ़े लिखे हैं, पशु पढ़े लिखे नहीं होते। तो होता क्या है कि ह्यूमंस को अलग माना गया है, ठीक है, और एनिमल्स को अलग माना गया है हमारे इस टॉपिक के हिसाब से। तो ये मत करिएगा कि ह्यूमंस को आप एनिमल्स में रख दो, मतलब सारे के सारे ह्यूमंस एनिमल्स होते हैं। तो इस चीज में आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो ये क्या होता है, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा सेंस में, क्योंकि अगर हम साइकोलॉजिकली देखें, ठीक है, तो और सिविलाइजेशन के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से देखें तो हमें डिफरेंस करना है ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच में। लेकिन साइंस के हिसाब से देखें तो ह्यूमन एनिमल है, लेकिन हमें यहाँ पे साइंस के हिसाब से अपना आंसर ना करके कैसे करना बताइए, समाज के यानी कि सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो देखिए एनिमल्स, ह्यूमंस और लिविंग्स। अब आपको पता है कि एनिमल्स जो हैं वो ह्यूमंस जो हैं, ये दोनों के दोनों अलग होंगे। क्लियर हो रहा है आपको? तो हमें एनिमल्स को स्टूडेंट्स अलग करना पड़ेगा, हमें ह्यूमंस को भी अलग करना पड़ेगा। बार बार कह रहा हूं, ह्यूमंस को एनिमल्स से मत करिएगा। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप ये सोच रहे हो कि ह्यूमंस सारे के सारे एनिमल्स होते हैं स्टूडेंट्स, तो ये सोसाइटी के हिसाब से ये चीज क्या होती है, गलत होती है ना। हम अगर एक सिविलाइज्ड वे की बात करें, एक सभ्य जो तरीका है उसमें देखें अगर हम उस हिसाब से, तो ह्यूमंस स्टूडेंट्स अलग होते हैं और जो एनिमल्स हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, हम अपना काम कर सकते हैं, हमारे पास जो मस्तिष्क है उसका पूर्ण रूप से विकास हो चुका है ना। हम अपनी जो डेली एक्टिविटीज हैं उनको परफॉर्म करते हैं, सोच समझ के परफॉर्म करते हैं, लेकिन एनिमल्स के पास वो शक्ति नहीं है उतनी, उस कैपेबिलिटी तक वो नहीं सोच सकते जितना हम सोच सकते हैं। इसलिए ये डिफरेंस है। तो ये वाला काम नहीं करिएगा, गलत होता है ये। ठीक है, तो एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों अलग करेंगे, मतलब इनमें कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, और ये दोनों के दोनों लिविंग्स होते हैं, है ना, लिविंग बींग्स है, मतलब ये जीवित है, प्राणी है, जीवित प्राणी है। तो इन दोनों को हम किस में रख देंगे बताओ, लिविंग बींग्स में रख देंगे। ठीक है, लिविंग्स या लिविंग बींग्स एक ही बात होती है। तो इसके लिए आपका ये वाला आंसर, मतलब जो सेकंड क्वेश्चन है उसके लिए आप अपना आंसर क्या करोगे बताओ, सेकंड वाला ही करोगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये सेकंड वाला भी अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलो अब हम देखेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, देखिए, कॉपर, वायर और पेपर इंपॉर्टेंट है। तो कॉपर, वायर और पेपर की बात करें तो आप थोड़ा सोचो, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होना है और दूसरी बात है कि सोसाइटी को भी ध्यान में रखना है ना। अगर हम बात करें तो इस दुनिया की जितनी वायर हैं वो कॉपर की बनी होती हैं, है ना,
भाई आपके घरों में जो वायरिंग होगी वो कॉपर की होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके घर में जो वायरिंग है वो कॉपर की तो है, ठीक है, वो आपकी पैरेलल में वायरिंग करी होती है, हर घर में पैरेलल में ही वायरिंग होती है, ठीक है, सीरीज में हम नहीं करते कभी भी। लेकिन पैरेलल में वायरिंग वो दूसरी बात है। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? वायर के मटेरियल की। तो वायर जो हमारे घर में यूज है वो कॉपर की तो है, लेकिन ऐसा सिर्फ नहीं है कि वायर सिर्फ और सिर्फ कॉपर की ही आती हैं। वायर जो है वो एल्यूमिनियम की भी आती हैं, ठीक है, वायर जो है वो कॉपर की भी आती हैं, ठीक है, वायर जो है वो जो कई सारे अलॉयज होते हैं उसकी भी आती है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि वायर जितनी है वो सारी की सारी कॉपर की हो। लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं हम कि कुछ वायर जरूर है जो कॉपर की होती हैं। पॉइंट समझ में आया? तो अगर कुछ वायर कॉपर की हैं तो मतलब वायर और कॉपर में क्या हो जाएगा? सम का रिलेशन। तो जरा देखते हैं, क्योंकि हमने कह दिया कि कुछ वायर कॉपर की होती हैं, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है ना, समझ में आ रहा है। बाकी जो वायर्स हैं वो एल्यूमिनियम की होंगी, सिल्वर की भी वायर होती हैं अगर आपको पता हो तो, ठीक है। सिल्वर की अगर आप अपने घर में मान लीजिए वायरिंग करवा लेते हैं सिल्वर की वायर्स की, पहली बात तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा, ठीक है, लाखों रुपए की तो आपकी वायरिंग ही हो जाएगी आपके घर की। लेकिन उसमें फायदा क्या होता है कि लॉसेस बहुत मिनिमम हो जाएंगे, आपके घर में फ्लक्चुएशन वगैरह नहीं होगा, जो आपने देखा होगा कई बार लाइट ट्रिप करती है ना, तो वो सब चीजें नहीं होती हैं, जो कि कॉपर में एक डिसएडवांटेज है। लेकिन कॉपर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि कॉपर की वायर सस्ती होती है ना। तो ये सब चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए। तो कुछ वायर कॉपर की होती हैं। बाकी कॉपर का अगर हम रिलेशन निकालें तो कुछ जो कॉपर है वो वायर बनाने में यूज होता है। देखो, कुछ वायर कॉपर की होती हैं और कुछ कॉपर का जो हिस्सा है वो वायर बनाने में यूज होता है। बाकी कॉपर का क्या मतलब? तो बाकी कॉपर का यूज होता है मान लीजिए बर्तन बनाने में, है ना, कॉपर के बर्तन आते हैं तांबे के। बाकी कॉपर का कुछ और यूज होता होगा, इंडस्ट्री में बहुत सारे यूजेस हैं, है ना। तो ये वाला यानी कि सम का रिलेशन आने वाला है। लेकिन अगर हम बात करें पेपर, तो क्या कभी आपने देखा कि कॉपर और पेपर में कोई रिलेशन होगा? कॉपर अलग है, पेपर अलग है ना, समझ में आ रहा होगा आपको। और अगर हम बात करें वायर की, तो क्या वायर पेपर में कोई रिलेशन? कोई भी नहीं है। मतलब पेपर जो होगा वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपका डायग्राम आने वाला है ये, ठीक है। तो कुछ वायर कॉपर, कुछ कॉपर वायर और पेपर बिल्कुल अलग, ठीक। तो आप देखो कि थर्ड के लिए जो हमारा डायग्राम है बेस्ट वाला वो कौन सा है। तो देखो आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन मिल जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 9, ठीक है। तो 9 सेम है देखो, तो यानी कि थर्ड के लिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा 9th। क्लियर हो रहा है आप सभी को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लिखा हुआ है मेल है, फादर है और इंजीनियर्स हैं, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। आपको पता है कि इस दुनिया के जितने फादर हैं वो सारे मेल हैं, या फिर इस दुनिया के जितने मेल हैं वो सारे फादर हैं? इन दोनों में अब आपको फर्क आना चाहिए, है ना। तो ये बिल्कुल मत सोचना कि इस दुनिया के जितने मेल हैं वो सारे के सारे फादर हैं, ऐसा नहीं होता। आप भी मेल हैं, अगर आप देख रहे हो, मान लीजिए अगर आप मेल स्टूडेंट हैं तो आपके फादर हैं, आपके कितने बच्चे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि जितने फादर हैं इस दुनिया के वो सारे के सारे मेल हैं। तो एक बात तो बिल्कुल श्योर है, इसको कोई रोक नहीं सकता, कि जितने फादर हैं इस दुनिया के वो सारे के सारे स्टूडेंट्स कौन है? मेल हैं। ये बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। अब जरा आगे समझो, इंजीनियर्स की बात करते हैं। इंजीनियर स्टूडेंट एक ऐसा वर्ड है जो कि कॉमन जेंडर के लिए यूज होता है। मतलब अगर कोई लड़की इंजीनियर है तो हम बोलेंगे कि शी इज एन इंजीनियर, कोई लड़का है तो हम बोलेंगे ही इज एन इंजीनियर। हम ये नहीं बोलेंगे कि इंजीनियर बॉय है या इंजीनियर गर्ल है। इंजीनियर जो होता है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, लॉयर, ये सब ऐसे प्रोफेशंस हैं जो कॉमन जेंडर के लिए यूज होते हैं, मतलब दोनों के लिए सेम है, समझ रहे हो। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये कौन है? मेल है। तो सारे के सारे इस दुनिया के मेल क्या इंजीनियर्स हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कुछ मेल इंजीनियर्स होंगे, कुछ मेल डॉक्टर होंगे, कुछ मेल टीचर होंगे, कुछ लॉयर होंगे, कुछ जो है ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं, कुछ टैक्सी ड्राइवर हैं, कुछ प्लेन चलाते हैं, कुछ ट्रेन चलाते हैं, तो बहुत सारे कुछ भी नहीं चलाते, है ना, कुछ साइकिल चलाते हैं। तो मतलब दुनिया के सारे मेल इंजीनियर्स नहीं है। पहला पॉइंट तो ये, ठीक है। लेकिन हम इस बात को भी डिनाई नहीं कर सकते कि कुछ तो मेल जरूर होंगे ना जो इंजीनियर होंगे, कुछ मेल, यानी कि सम मेल्स आर इंजीनियर्स। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो मतलब हमने ये देखा कि मेल और इंजीनियर के बीच में मेल और इंजीनियर के बीच में सम का केस तो जरूर आएगा, ये बात हमने देख ली, है ना। अब जरा देखते हैं फादर और इंजीनियर के बारे में। अब आप एक बात बताओ, क्या कुछ फादर जो हैं वो इंजीनियर नहीं हो सकते? मान लीजिए कि आपके फादर हैं और वो इंजीनियर हैं, तो हम बोल सकते हैं ना कि फादर इंजीनियर होते हैं। लेकिन सारे के सारे फादर इंजीनियर्स हैं, ये बात भी बिल्कुल गलत है ना। तो यहां पर एक बात सीखने को मिली कि फादर और मेल दोनों का अगर इंजीनियर के साथ रिलेशन निकालना है तो सम का ही निकाल सकते हो, ऑल का नहीं निकाल सकते और नो का भी नहीं निकाल सकते। तो ऐसी कंडीशन में सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये वाला। तो इससे क्या पता लगा कि कुछ मेल जो है वो इंजीनियर्स हैं, जो कि ऐसे मेल है, यहां पर कौन आएगा? वो मेल जो फादर नहीं है और इंजीनियर है। बात समझ में आ गई। और यहां पे कौन आएगा? वो मेल जो फादर तो हैं साथ साथ में इंजीनियर्स भी हैं।
समझ में आ गया? तो इसलिए ये वाला आपका बेस्ट हो जाएगा। तो अब आप देखो फोर्थ के लिए आपका क्या आंसर होगा, ठीक है? तो फोर्थ के लिए जो आपका आंसर है दैट विल बी कौन सा वाला, बताओ जल्दी से। आई गेस इसमें आपका जो 6 नंबर है वो आपका सही आ रहा है ना? तो ये जो 6 नंबर है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है? तो हम आपको 12 के 12 जो डिफरेंट डायग्राम से सारे के सारे बताएंगे। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से। 4 तक के हमने आंसर्स भी आपको बता दिए। नेक्स्ट जो आप क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखो। लिखा है टी, वाटर और मिल्क। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है? और इसमें कंफ्यूजन होता है। अब देखो होता क्या है कि बच्चे ये सोचते हैं कि यार अगर चाय बनानी है ना तो उसमें पानी और दूध दोनों की जरूरत होती है। तो वो क्या करते हैं, देखो वो ये वाला डायग्राम बनाते हैं, वाटर डाला, मिल्क डाला और दोनों से क्या बना दी, चाय बना दी। तो अगर आपने ये क्वेश्चन कर दिया है, ऐसे सॉल्व कर दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है? बिल्कुल गलत है ये, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक? क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चन का मतलब है वो ये नहीं है कि आपको चाय बनाकर दिखानी है। यहां पर जो क्वेश्चन है उसका मतलब ये है कि जो टी है ना वो एक अलग एंटिटी है, एक अलग आप कह सकते हो कि मटेरियल में उसको काउंट किया जा रहा है। और बेसिकली यहाँ पे टी का मतलब बनी हुई चाय, प्रिपेयर्ड टी से नहीं है। यहाँ पे टी का जो सेंस है वो चाय की पत्ती से है, यानी कि टी की लीफ से है। समझ में आया? तो अगर आपको ये चीज समझ पा रहे हो आप कि टी की यहाँ पे लीव्स की बात हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप बताओ कि टी की पत्ती में, जो चाय की पत्ती होती है, टी लीफ होती है, उसमें पानी का कंटेंट होता है? नहीं होता। क्या उसमें दूध का कंटेंट होता है? नहीं होता, ठीक है? अब अगर हम बात करें पानी और दूध की, तो अब आप ये मत कहिएगा सर दूध में भी तो पानी होता है बिल्कुल। लेकिन फिर हम क्या बोल रहे हैं कि हम दूध को एक अलग एंटिटी मान रहे हैं और मिल्क को एक हम अलग एंटिटी मान रहे हैं, और साथ ही साथ में जो चाय की पत्ती है, टी लीफ है, उसको भी एक अलग मान रहे हैं। हालांकि यहाँ टी लीफ मेंशन नहीं है, बट फिर भी टी का यहाँ पे सेंस क्या लिया जाएगा, एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों के तीनों आपको अलग बनाने होंगे, ठीक है? तो जो पहला सर्कल है स्टूडेंट्स वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टी को ऑफ कोर्स, दूसरा जो है वो वाटर को, तीसरा जो है आपको वो मिल्क को। समझ में आ रहा है? टी अलग, वाटर अलग और मिल्क अलग। क्लियर? तो ये आपका डायग्राम सही होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 के लिए जो आपका आंसर होगा वो कौन सा सही होगा बताइए? वो आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 10th, ठीक है? तो 5th का जो आपका आंसर है वो ऑप्शन नंबर 10th है आपका। क्लियर हो रहा है? देखिए 10 में क्या हो रहा है, 10th वाले में तीनों के तीनों डिफरेंट है, तो ये हमारा आंसर सही होगा, राइट? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो लिखा हुआ है कि टी है, कॉफी है और पोर्टेबल थिंग्स है, ठीक है? यहां पे 3 चीजें आपको बतानी है। अब देखो सबसे पहले टी कॉफी के बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, बट पोर्टेबल थिंग्स क्या है? पोर्टेबल थिंग्स वो होती हैं स्टूडेंट्स जो पीने योग्य पदार्थ हैं। इस दुनिया में जितने पीने योग्य पदार्थ हैं, चाहे वो दूध हो, चाहे वो शेक हो, चाहे वो कॉफी हो, टी हो, पानी हो, ये सब पोर्टेबल थिंग्स हैं, पीने योग्य पदार्थ। और जो खाने योग्य होती हैं उनको एडिबल कहते हैं, ठीक है? एडिबल थिंग्स हो गई, ठीक? तो पोर्टेबल थिंग्स का मतलब पेय पदार्थ, पीने योग्य पदार्थ, ठीक है? तो अब आप देखो टी और कॉफी, इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, टी और कॉफी। अब यहां पे बिल्कुल मत सोचना कि टी जो है वो बनी हुई चाय की बात हो रही है, नहीं। टी का मतलब टी लीफ से, कॉफी का मतलब जो कॉफी पाउडर है आपका नॉर्मल, जो आप पाउच वगैरह में, नेस्ले वगैरह में आप देखते हो, है ना? नेस्ले है, ब्रू है, इस तरह की आती है ना कॉफीज बहुत सारी, तो वो उसकी बात हो रही है। और ये दोनों की दोनों किस में आ जाएंगी, पोर्टेबल थिंग्स में। जब ये क्या हो जाएंगी, बन जाएंगी, प्रिपेयर हो जाएंगी, समझ रहे हैं? जब ये बन जाएगी चाय, तो अब चाय को आपको, चाय की पत्ती को ऐसे तो खाते नहीं हो, ऑब्वियस सी बात है। कॉफी का पाउडर आप लेकर आओ तो आप कॉफी के पाउडर को ऐसे तो खाते नहीं हो। उसका काम क्या है, जब आप उसको बना लेते हो और वो लिक्विड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है बनी हुई, ठीक है? फिर भले वो आपकी मिल्क वाली टी हो या फिर आपकी ब्लैक टी हो, लेमन टी हो, सिनेमन टी हो, वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबको आप क्या करते हो, लिक्विड फॉर्म में बना के तब कंज्यूम करते हो, है ना? तब आप उसको पीते हो, तो इसीलिए वो पोर्टेबल थिंग्स में आ गई। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा रिलेशन आपको मेंटेन करना होगा, थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो इस कंडीशन में आपका ये वाला डायग्राम सही होगा, राइट? तो इसमें कौन सा सही आ रहा है आपको, देखो ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 6 के लिए आपका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। क्लियर है? कमेंट करके बता दो भाई, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट्स करते रहा करो, ठीक है? कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछो। कैट्स है, डॉग्स और पेट है। तब आप देखो कैट, डॉग और पेट की बात हो रही है। कैट का मतलब बिल्ली है, डॉग का मतलब कुत्ते हैं, और पेट्स का मतलब जो पालतू जानवर होते हैं, ठीक है? अब आप एक बात बताओ कि
जो डॉग्स हैं, ऑब्वियस सी बात है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो कई सारे अमीर लोग जो हैं वो भी, और अगर कुछ मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं वो भी, ठीक है, या मध्यम स्तर के जितने लोग हैं वो सब क्या होते हैं, कई सारे, आप देखा होगा आपने कि पेट्स के शौकीन है ना, बेसिकली डॉग्स को वो पालते हैं। कैट्स आपने शायद इतना नहीं देखा होगा, लेकिन मेट्रो सिटीज में बहुत जगह कैट्स वगैरह को भी पाला जाता है, ठीक है। कैट्स ही नहीं, डॉग्स ही नहीं, इवन कुछ लोग तो अगर आप मान लीजिए ब्राजील वगैरह चले जाइए तो वहां पर तो स्नेक को पालते हैं, है ना। और कई कई जगह क्या है कि मंकीज को रखा हुआ है, कई जगह पैरट्स बर्ड्स को पालते हैं, कई जगह रैबिट्स जो हैं उनको पाला जाता है ना, खरगोश को। तो मतलब पेट्स में बहुत सारे एनिमल्स आ जाते हैं, ठीक है, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, बहुत सारे आ जाते हैं। तो अगर हम बात करें अपने कैट्स और डॉग्स की, तो कैट्स और डॉग्स दोनों क्या है, पेट है ना। तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स क्या करते हैं पता आपको, कैट्स और डॉग्स में तो आपस में कोई रिलेशन नहीं। अब ये तो नहीं होता ना कि कुछ डॉग्स जो है वो कैट है या कुछ कैट डॉग है, ऐसा सिलॉग्स में तो चल जाता है, अपने वेन डायग्राम में नहीं चलता, ठीक है। तो अगर ये है तो दोनों कैट और दोनों डॉग्स जो है वो किस में आ जाएंगे, पेट्स में, है ना। तो अगर आपने ऐसा कर दिया कि भाई सारी की सारी बिल्लियां, सारे के सारे कुत्ते जो होते हैं पालतू होते हैं, तो ये चीज गलत हो जाएगी। समझ में आ रहा है, मतलब ये डायग्राम बिल्कुल गलत है। अगर किसी ने बनाया है तो स्टूडेंट से गलत आपने बनाया है। अब ये सही क्या होगा, ठीक है, उसको देखते हैं। तो अगर आपको इसको सही करना है तो समझो, ये बात बिल्कुल सही है कि कैट और डॉग में कोई भी रिलेशन नहीं होता, ठीक है। कैट एक अलग है स्पीशीज और डॉग एक अलग स्पीशीज है ना। दोनों का किंगडम भी अगर हम बात करें तो एनिमल किंगडम में उनकी जो सब ब्रांचेस हैं वो भी अलग अलग हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, कैट और डॉग में पेट्स की, तो आपने देखा होगा कुछ लोग कुत्तों को पालते हैं, है ना। डॉग जो है वो कुछ ही डॉग होंगे जो पेट डॉग्स होंगे, बाकी जो होंगे स्ट्रीट के डॉग होंगे, जो गली वगैरह में आपने देखा होगा घूमते हैं, है ना, जंगल वगैरह में भी कई सारे मिल जाते हैं। कैट्स में भी सेम चीज, कई सारी जंगली बिल्लियां होती हैं कुछ, लेकिन कुछ को पाला जाता है ना। तो ऐसी कंडीशन में इन दोनों में क्या जाएगा, सम जाएगा। मतलब कुछ कैट्स हैं जो पेट होती हैं, कुछ ही डॉग्स होते हैं जो पेट होते हैं, और बाकी पेट्स में कौन आ जाएगा, जैसे रैबिट है, जैसे पैरट है, बाकी जितने एनिमल्स या बर्ड्स हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। तो ये वाली अप्रोच जो है बिल्कुल बेस्ट है। इसमें क्या होगा, आपका सही आंसर ये वाला होने वाला है, ठीक है। तो अब आप देख लो कि इस हिसाब से आपको जो सही है वो कौन सा होगा। तो इसमें जो सही आपको दिख रहा है वो कौन सा वाला डायग्राम आप करेंगे, आई गेस इसमें है नहीं, ये वाला है, ऑप्शन नंबर 1 आपको दिख रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 ही ये है, तो ये वाला सही हो गया, फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट वाला यहां पे सही हो जाएगा, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, तीनों में सम का केस आ रहा है, ठीक है। चलो तो इसको रब करते हैं जल्दी से। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 को, ठीक है। चलो ध्यान समझते हैं 8, 9 और 10 को। लिखा हुआ है कि रैम, रोम और परमानेंट मेमोरी। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये कंप्यूटर से आ गया, ठीक है। अब अगर आपको रैम और रोम के बारे में नॉलेज है तो फिर अब आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखो कि रैम और रोम में फर्क क्या है। पहली बात, ये राम बिल्कुल नहीं है, इसको रैम पढ़ना, ये राम बिल्कुल नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, रोम जो है वो ROM स्पेलिंग होती है, ROME, इटली वाले कैपिटल मत कर देना। जो एक कंट्री है ना इटली यूरोप में, उसकी कैपिटल क्या है, रोम, जहां पे 2 हेडक्वार्टर्स हैं, FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और साथ ही साथ में WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, फूड से रिलेटेड दोनों ऑर्गेनाइजेशंस, उनका हेडक्वार्टर इटली की कैपिटल रोम में है, ठीक है। चलिए, तो रैम और रोम में बहुत बड़ा फर्क यह है कि रैम जो होती है ना वो टेम्परेरी है, ठीक है, और रोम जो होती है वो परमानेंट होती है। पहले तो मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं। देखो, रैम और रोम स्टूडेंट्स ये दोनों के दोनों क्या है, डिफरेंट है, पहली बात, ठीक है। और अगर परमानेंट मेमोरी की बात करें तो जो रोम होती है ना वो परमानेंट होती है, ठीक है। तो रोम जो होती है वो परमानेंट होती है, इसको ध्यान रखो, ठीक है। आपने देखा होगा, आप सिस्टम में कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद जब सिस्टम को आप शट डाउन करते हो तो जो मेमोरी होती है वो रिलीज हो जाती है। तो जो मेमोरी रिलीज हो गई ना वो टेम्परेरी थी, मतलब वो रैम थी, ठीक है। वो जो स्टोरेज था वो रैम में हुआ और फिर वो क्लियर हो गई। लेकिन आपने देखा होगा कि आप अपने सिस्टम में, आप अपने लैपटॉप वगैरह में क्या करते हो, कुछ पिक्स है आपने, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ PDF फाइल्स हैं, या कुछ और इमेजेस, वीडियोस आपने बनाई हुई हैं, वो आपने सेव करी हैं। आप जब सिस्टम को शट डाउन करते हो उसके बाद फिर से जब स्टार्ट करते हो तो वैसे की वैसे पड़ी रहती हैं आपकी ड्राइव्स में, C ड्राइव है, D ड्राइव है, तो ये सब पड़ी रहती है। मतलब वो कहां सेव होती हैं, वो रोम में सेव होती हैं, और रोम जो होता है वो परमानेंट होता है। क्लियर हो गया। तो रैम परमानेंट नहीं होती। कल को मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि रैम, रोम और टेम्परेरी, तो आप रोम को अलग कर दोगे और रैम को किस में डाल दोगे, टेम्परेरी मेमोरी में। समझ रहे हो। तो इसके लिए आपका ये वाला आंसर सही है। और अगर ये सही है तो आप देखो इसमें आपका कौन सा डायग्राम सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो 8 का आंसर है आपका 3rd वाला, ठीक है, 3rd आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। लिखा हुआ है बर्ड, बैट और स्पैरो। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। अब आप यहां पर ये चीज समझो कि स्पैरो को बोला जाता है गौरैया। स्पैरो एक बर्ड है
और बैट, यहाँ बैट खेलने वाला बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बैट का मतलब है चमगादड़ से, ठीक है, और चमगादड़ उड़ता है, आपको पता है। अगर हम बात करें कि चमगादड़ उड़ता है तो क्या चमगादड़ एक पक्षी है? तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये ध्यान रखो कि बैट, इवन दो बैट्स कैन फ्लाई बट स्टिल दे डू नॉट कंसीडर एज द बर्ड्स, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, वो बर्ड्स बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किए जाते, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मैमल्स, ठीक है। बैट जो होते हैं ना, चमगादड़ जो होते हैं, वो स्तनपायी में आते हैं, मैमल्स में आते हैं। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, राइट। तो अगर ऐसा आपको पता है तो अब आप देखो कि जो स्पैरो है आपकी, स्पैरो वो तो बर्ड है, इस दुनिया में जितनी स्पैरोज होंगी वो सारी की सारी बर्ड्स हो जाएंगे, बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन जो बैट होते हैं, चमगादड़ होते हैं, वो डिफरेंट है, बिकॉज बैट्स उड़ तो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इसमें कोई अचंभे वाली बात भी नहीं है, आपने सामने देखा है बैट उड़ते हैं, लेकिन बैट फिर भी चमगादड़ नहीं है। अब इसका रीजन सुनो। रीजन स्टूडेंट्स इसका ये होता है कि जो बर्ड्स होते हैं ना, वो कभी भी अपने बच्चे नहीं देते, बर्ड्स कभी बच्चे नहीं देते। बर्ड्स जो होते हैं ना, वो एग्स देते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है। और एक बार जब अंडा फर्टाइल हो जाता है, निकल जाता है, उसके बाद जब बच्चा बाहर निकला तो उसकी जो फीडिंग होती है वो आपने देखा होगा कि जैसे चिड़िया अपनी चोंच में लेकर आई दाना और उसने अपने बच्चे की चोंच में डाल दिया और तब फीडिंग करती है वो, यानी कि अपने बच्चे को खिलाती है, ठीक है, अपने बच्चों को खिलाती है चिड़िया। लेकिन बैट्स के साथ पता क्या है, बैट्स में ऐसा नहीं है, बैट्स के अंडे नहीं होते। जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम ह्यूमंस में अगर बेबी हुआ है तो वो अंडे में नहीं होता, शेल में नहीं होता, ठीक है ना, वो हमारे बच्चे होते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि ह्यूमंस मैमल हैं, हम सब क्या हैं, मैमल्स हैं, है ना। हम एग नहीं देते, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह कि ह्यूमंस में मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं उनमें मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं और काफी डेवलप हैं। यही रीजन है कि मदर्स जो होती हैं, फीमेल्स जो होती हैं, वो अपने बच्चों को क्या कराती हैं, मिल्क की फीडिंग कराती हैं, ठीक है, स्तनपान कराती हैं, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है बैट्स में, समझ रहे हैं, बैट्स में भी सेम चीज होती है। बैट्स में, चमगादड़ में ये नहीं होता कि चमगादड़ जो है चोंच से अपने बच्चों को कुछ खिला रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसलिए चमगादड़ जो है वो मैमल में आता है। तो चमगादड़ भले ही उड़ सकता है लेकिन ये एक जो है बर्ड नहीं है। क्लियर हो गया आप सभी को? तो बैट जो होते हैं किस में आते हैं, मैमल्स में आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये बनेगा, और अगर इसके लिए बनेगा तो यानी कि इसके लिए भी आपका थर्ड वाला ऑप्शन ही सही है। उम्मीद करता हूं आपको ये फैक्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अगर किसी ने ये काम करा है कि बैट को भी इसमें डाल दिया है तो गलत हो गया वो, ठीक है, ये वाला आपका सही बनेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम जल्दी से। उम्मीद करता हूं आपको एक्सप्लेनेशन जो है वो सारा का सारा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, लिखा है प्लेयर्स, क्रिकेटर्स एंड बैट्समैन, ठीक है। प्लेयर हैं, क्रिकेटर और बैट्समैन। अब आप ध्यान से समझना चीजों को, ये भी काफी गलत हो जाता है क्वेश्चन कई बार, लेकिन आपको गलत नहीं करना। देखो मैं कहूं अगर जितने भी हमारे पास क्रिकेटर हैं, जितने भी क्रिकेटर हैं और जितने भी बैट्समैन हैं, पहले इसमें ध्यान से देखते हैं। 1 से लेके 11 तक बंदे खेलते हैं, आपको पता है 11 लोग खेलते हैं, है ना, हर इनिंग में 11 बंदे आते हैं। मान लीजिए कि सारे के सारे आउट हो गए, आपको पता है 11 के 11 बंदे खेलते हैं और जाके बैटिंग करते हैं। अगर मान लीजिए 9 नंबर पे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ईशांत शर्मा, ठीक है, जो कि बॉलर है, अगर हम बात करें, या अश्विन को ले लेते हैं, ठीक है, अगर हम उनको 9 नंबर पे उतारें तो भले ही वो अगर देखा जाए तो बॉलिंग में एक्सपर्ट हैं, लेकिन जब वो क्रिकेट पे आ चुके हैं, मतलब क्रीज पे आ चुके हैं, पिच पे आ चुके हैं, वो खेल रहे हैं, तो वो बैट्समैन कंसीडर किए जाएंगे ना, एक तरह से देखा जाए तो। बैट्समैन का मतलब क्या है, जो खेल पाए, सिंपल सी बात है। तो आप ये बिल्कुल मत सोचना कि अश्विन तो बॉलर है तो बॉलर को बैट्समैन में हम कैसे डाल देंगे, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। पहला बात तो ये क्लियर कर लो, हर वो बंदा, हर वो क्रिकेटर जो खेल रहा है उस समय पे, तो वो एज अ बैट्समैन है। हम क्या बोलते हैं कि 9th डाउन होगा तो 9 नंबर पे जो बैट्समैन आने वाला है वो आर अश्विन होंगे, ठीक है, या फिर 8th डाउन होगा तो उस पे ये आने वाले हैं। तो हम ये बोलते हैं ना कि नेक्स्ट बैट्समैन कौन है, हम ये नहीं बोलते कि भाई बैट्समैन खत्म हो गया अब नेक्स्ट बॉलर आएगा। आपने कमेंट्री में देखा भी होगा कि स्क्रीन पे चलता रहता है कि अपकमिंग बैट्समैन, है ना, तो फिर वो प्लेयर्स के नाम आ जाते हैं। तो बैट्समैन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो सिर्फ जो है बैटिंग उसको आती है तभी आप उसको बैट्समैन बोलने वाले हो। समझ में आ रहा है? तो ये चीज क्लियर हो गई। तो अगर यहां पर ऐसा है तो हम ये मान के चलेंगे कि जितने भी बैट्समैन हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्रिकेटर तो हैं ही हैं। क्यों? क्योंकि जो क्रिकेटर वाला एक प्रोफेशन है, क्रिकेट जो एक प्रोफेशन है, उसमें बैट्समैन ही होते हैं, बॉलर हैं, बाकी भी और लोग हैं, लेकिन बैट्समैन क्रिकेटर में आएंगे। अच्छा, जितने क्रिकेटर होते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, प्लेयर्स भी तो होते हैं। तो मतलब हम यहां पे क्या करेंगे, जितने क्रिकेटर्स हैं सारे के सारे प्लेयर्स कर देंगे इस तरह से। तो यहां पे हमारा जो डायग्राम बनने वाला है वो ऑल का बनेगा, और ऑल के लिए हम यहां पे 7th नंबर के केस को सही करेंगे। ठीक है, प्लीज ये बिल्कुल मत करना कि आप लोग ये काम कर दो कि कुछ ही बैट्समैन जो है वो क्रिकेटर होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। जितने बैट्समैन हो सारे के सारे क्रिकेटर होते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? तो जितने बैट्समैन होंगे वो सारे के सारे क्रिकेटर होंगे, और जितने क्रिकेटर हैं वो सारे के सारे प्लेयर्स होंगे। ठीक है, और बाकी जो प्लेयर्स आप देख रहे हो वहां पे दूसरे स्पोर्ट के जो प्लेयर्स हैं वो आ जाएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग
क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें लिखा है देखो वेल, फिश और टर्टल। यहां पर भी आपको सीखने को मिलेगा, ध्यान से समझिए। अगर हम बात करें वेल की, तो वेल एक मछली है, समझ रहे हैं? वेल क्या है? एक मछली। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वेल इज नॉट अ मछली, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो इट, है ना। वेल इज नॉट अ मछली, बट वेल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मैमल्स। वेल एक मैमल है, वेल एक स्तनपायी है। फिर से मैं आपको बोल रहा हूं कि जो वेल होती है ना वो एक मैमल्स में आ जाती है, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। वेल, आपने सुना होगा कि इस दुनिया में पाए जाने वाला सबसे बड़ा मैमल, सबसे बड़ा स्तनधारी, वो एक वेल मछली है ना। लेकिन मछली नहीं बोलते, वो एक वेल है, ये बोला जाता है। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि फिशेस जो है ना उसकी एक अलग कैटेगरी है, उसको पाइसेस बोलते हैं। पाइसेस जो कैटेगरी है वो फिशेस के लिए होती है, इसीलिए फिशेस की जो स्टडी होती है उसको पिस्सिकल्चर बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज वो पाइसेस वाला आ जाता है वहां पे वर्ड, है ना, रूट है ये, उसको यूज करते हैं फिशेस के लिए। और वेल जो है वो एक मैमल है, इसको ध्यान रखना। तो अगर कोई बच्चा ये काम कर रहा है कि वेल को आपने डाल दिया फिश में, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज वेल इज नॉट अ मछली। It looks like a मछली, but it is exactly not a मछली. Okay, it comes under the category of mammal. Simple. Okay, I hope you are getting what I'm telling you. तो हमने यहाँ पे ये चीज समझ ली कि भाई जो वेल होने वाली है वो एक मछली बिल्कुल भी नहीं है। तो वेल अलग और भाई फिश अलग, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। अब टर्टल की बात करते हैं। टर्टल मतलब टॉर्टोइस, कछुआ। अब कछुआ क्या स्तनपायी है, या फिर कछुआ जो है वो एक आप कह लो मछली है, या फिर कछुआ एक जो है रेप्टाइल है। तो आपको यहां पे ध्यान रखना है कि कछुआ जो है वो ना तो एक वेल है, ठीक है, ना तो वो एक फिश है। तो टर्टल एक अलग स्पीशीज में आ जाएगा, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल है, ठीक है, पानी में भी रह सकता है और बाहर भी रह सकता है, इसको ध्यान रखो। तो वेल, फिश और टर्टल ये तीनों की तीनों अलग एंटिटी हैं, मतलब इसमें आपका कोई भी रिलेशन आपस में नहीं आने वाला। ओके, तो आप यहां पे क्या सही करोगे बताओ? इसमें आप सही करोगे ऑप्शन नंबर 10th, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आपका आंसर होगा 10th नंबर वाला। सही है, चलो। तो तीनों में स्टूडेंट्स कोई भी रिलेशन नहीं है ना। चलो 12th की बात करेंगे, 13th की बात करेंगे, 14th की बात करेंगे, 15th की बात करेंगे, चारों एक साथ देखते हैं। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे डॉक्टर, टीचर एंड वुमेन, ठीक है, डॉक्टर है, टीचर है और वुमेन है। अब इसमें हमें बनाना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। अगर हम बात करें डॉक्टर की और टीचर की, या एक काम करो, रुको, पहले टीचर और वुमेन की बात करते हैं। इस दुनिया की जितनी वुमेन है क्या वो टीचर है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस दुनिया में कुछ ही ऐसी वुमेन हैं जो टीचर होंगी। तो एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि अगर मुझे वुमेन और टीचर में डायग्राम बनाना है तो मैं सम का ही केस यूज कर सकता हूं। समझ में आ गया? और इस दुनिया में कुछ ही टीचर हैं जो वुमेन है, सारे के सारे टीचर तो वुमेन है नहीं, बाकी मेल्स हो जाएंगे, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भले मान्यता दी है कि ट्रांसजेंडर, लेकिन हमारे कमीशन ने, हमारे एग्जाम में ये बिल्कुल नहीं है कि आप ट्रांसजेंडर को भी कंसिडर करो, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 2 जेंडर्स हैं। मैं आपको जब ब्लड रिलेशन पढ़ाऊंगा तो भी वहां पे बोलूंगा एक बार फिर से कि मेल और फीमेल्स, बस यही हमारे पास 2 जेंडर होते हैं। समझ में आ गया आपको? तो यहां पर क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि कुछ वुमेन जो है वो टीचर है और कुछ टीचर ही वुमेन होंगी। पहला पॉइंट क्लियर। अब जरा बात करते हैं हम डॉक्टर और वुमेन में क्या कोई रिलेशन आ सकता है? तो देखो डॉक्टर, अगेन मैंने आपको कहा कि एक कॉमन वर्ड है, कॉमन प्रोफेशन है, तो कुछ ही डॉक्टर्स ऐसे होंगी जो वुमेन होंगे, बाकी डॉक्टर मेल हो जाएंगे। या फिर आप कह सकते हो कि कुछ ही वुमेन होंगी जो डॉक्टर होंगी, ये तो बोल सकते हो आप। सारे के सारे डॉक्टर तो वुमेन है नहीं और सारी की सारी वुमेन जो है वो भी डॉक्टर नहीं है, मतलब सम सही आप इसको सेटिस्फाई कर सकते हो दोनों केसेस को, ठीक है। अब बच गया डॉक्टर और टीचर की में, इसमें देखते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि डॉक्टर अलग टीचर अलग, तो ये आप गलत सोचते हैं, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है कि डॉक्टर तो यार अलग होता है, टीचर अलग होता है, दोनों प्रोफेशन अलग है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम प्रैक्टिकल होके थोड़ा सा देखें तो आपने सुना होगा कि जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, है ना, जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं जहां पे मेडिकल की पढ़ाई करवाई जाती है, तो वहां पे जो टीचर्स होते हैं वो खुद MBBS होते हैं, ठीक है, या फिर वो खुद MD होते हैं और वो क्लासेस लेते हैं अपने जूनियर्स के लिए, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि वहां पर वो डॉक्टर भी है और साथ ही साथ में वो स्टडी भी करा रहा है, टीच भी कर रहा है, तो टीचर भी हो गया, ठीक है। और मेडिकल कॉलेजेस में मोस्टली डॉक्टर्स ही टीच करते हैं, तो वो डॉक्टर्स एज अ टीचर होते हैं। समझ में आ गया? तो मतलब अगर हम बात करें तो डॉक्टर और टीचर में भी सम का ही रिलेशन आएगा, ठीक है। तो अगर इन तीनों में सम का रिलेशन आ रहा है तो यहां से क्या बात पता लगी कि भाई तीनों में सम का रिलेशन आप जोड़ दो। तो अगर तीनों का जोड़ोगे तो उससे क्या निकलेगा? देखो, उससे क्रक्स ये निकलेगा, कंक्लूजन ये निकलेगा कि ये वाला डायग्राम आपका सही हो जाएगा, जहां पे डॉक्टर, टीचर और वुमेन ये तीनों क्या हो जाएंगे? कॉमन में आ जाएंगे। और जरा देखो ध्यान से, अगर मैं आपको ये चीज बताऊं कि ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हो, ये इसमें वो फीमेल डॉक्टर्स हैं या फिर वो वुमेन डॉक्टर्स हैं जो मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाती हैं। तो वुमेन है इसलिए इसमें, डॉक्टर हैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रही हैं इसलिए इसमें, और टीचर हैं क्योंकि पढ़ा रही हैं, तो यहां पर आ जाएंगे।
समझ में आ गया? तो ये बेस्ट अप्रोच होती है इसको सॉल्व करने की। यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 के लिए जो हमारा आंसर है वो सब कुछ कॉमन में आएगा, यानी कि 5th वाला। ठीक है, तो यहां पे जो आप अपना आंसर करोगे वो आप करोगे 5th। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, ब्लैक आईज इंडियंस एंड कर्ली हेयर्स। ठीक है, तो अगर अब आपको ये पहले वाला समझ में आया तो ये आप बहुत अच्छे से कर लोगे। अब आपको पता है कि कुछ ही इंडियंस ऐसे होंगे, ठीक है, जिनके कर्ली हेयर होंगे, बाल घुंघराले होंगे। तो कुछ इंडियंस के ही कर्ली हेयर होंगे ना, सबके तो नहीं होते। दूसरी बात, कुछ ही कर्ली हेयर वाले होंगे जो इंडियंस होंगे, बात बिल्कुल ठीक है। फिर उसने क्या बोला, कुछ इंडियंस ऐसे होंगे जिनकी आईज ब्लैक होंगी, है ना। कुछ इंडियंस क्या होंगे, जिनकी आईज क्या होंगी, ब्लैक होंगी, ब्लैक आईज होंगी। और कुछ ब्लैक आईज वाले ऐसे होंगे जो इंडियंस होंगे। दोनों बात सही है, लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि कुछ कर्ली हेयर वाले ऐसे लोग भी हों जिनकी आईज क्या हो, ब्लैक हो। मतलब कर्ली हेयर और ब्लैक आईज में भी सम का रिलेशन फॉर्म हो सकता है। तो अगर हो सकता है तो देखो तीनों में सम आ गया, मतलब अगेन वही वाला डायग्राम बनेगा, राइट। तो अगर वही वाला डायग्राम बनेगा तो ऐसी कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, देखो सम के केस में ये वाला डायग्राम आ जाएगा, इंडियंस, कर्ली हेयर्स और ब्लैक आईज। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया कि ये चीज हो गई। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी आपका जो आंसर है वो 5th वाला ही सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि समझ पा रहे हैं, है ना। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, लगभग 100+ क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हमारा कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो इससे बाहर चला जाए। ठीक है, हम डिफरेंट जो बुक्स हैं सभी के जितने क्वेश्चंस हैं लगभग अच्छे वाले वो सारे के सारे करेंगे। इजी वाले तो आप कर ही लोगे, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो हम सारे के सारे यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिखा हुआ है देखो, पेन, पेंसिल एंड स्टेशनरी। अब देखो बहुत इजी है, पेन अलग हो गया, पेंसिल अलग हो गई, क्योंकि पेन को आप पेंसिल नहीं बोल सकते, पेंसिल को आप पेन नहीं बोल सकते। आप शॉपकीपर के पास जाओ, उसको बोलो भाई पेन दे दो, अगर वो आपको पेंसिल दे दे तो आप उसको बोलोगे भाई पेन मांगा था, सुनता कम है क्या, ये तो बोलोगे आप उसको। तो पेन और पेंसिल में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये दोनों के दोनों स्टेशनरी के आइटम्स हैं। तो क्योंकि स्टेशनरी के आइटम्स हैं इसलिए किस में आ जाएंगे, स्टेशनरी में आ जाएंगे, ऑफ कोर्स। बहुत इजी है, ठीक है। तो पेन, पेंसिल, स्टेशनरी कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो 14th के लिए 2nd आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, देखो जल्दी। एनिमल्स हैं, टाइगर है, हर्बीवोरस है। एनिमल्स का मतलब जंतु होता है, टाइगर का मतलब यहां पे बाघ होता है, ठीक है। और हर्बीवोरस का मतलब होता है जो शाक सब्जी खाएं, है ना, जो शाक भक्षी हैं। ठीक है, शाक का मतलब जो पेड़ पौधे की पत्तियां वगैरह ये सब खाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, उनको हम हर्बीवोरस कहते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखो। हालांकि आजकल ये हो चुका है कि कई सारे हर्बीवोरस एनिमल्स जो हैं वो शाक सब्जी को छोड़ के बाकी चीजें भी अब खाने लग गए हैं, है ना। अब ये है भाई, आप मान लीजिए कि आपने घर पे ब्रेड बनाई, अब ब्रेड जो है देखा जाए तो मैदे से बन रही है, हालांकि अल्टीमेटली इनडायरेक्ट सोर्स है वो, ठीक है ना, लेकिन अब ब्रेड खा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे शाक सब्जी का मतलब क्या है, हरे पेड़ पौधे की पत्तियां वगैरह, फल, यही सब खा के अपना गुजारा करें, लीव्स वगैरह, तो वो आ जाता है हर्बीवोरस में। आप ये बिल्कुल मत सोचना कि आप हर्बीवोरस हो, आप वेजिटेरियन हो। वेजिटेरियन का मतलब आप ये तो खाते ही खाते हो, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा पालक का, सरसों का साग होता है, वो भी हर्बीवोरस हर्ब्स ही तो है ना, वो आप खाते हो। लेकिन आप क्या करते हो, रोटी वगैरह भी खाते हो, आप बाकी चीजें भी कंज्यूम करते हो, तो आप वेजिटेरियन में आ जाते हो। ठीक है, शाकाहारी, इस पॉइंट को ध्यान रखो। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है कि एनिमल, टाइगर और हर्बीवोरस। तो अब आप देखो जितने हर्बीवोरस हैं, जितने हर्बीवोरस हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे बताओ। तो जितने हर्बीवोरस हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट्स हो जाएंगे आपके एनिमल्स, बिल्कुल सही पॉइंट है। और जितने टाइगर हैं वो, कोई आपने देखा कोई टाइगर जो है हर्बीवोरस है, कोई टाइगर जो है वो शाक सब्जी खा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो ये दोनों तो डिफरेंट है, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर ये दोनों डिफरेंट है स्टूडेंट्स, तो ये किस में आ जाएंगे बताओ, ये आ जाएंगे आपके एनिमल्स में। तो हर्बीवोरस हो जाए या फिर टाइगर हो जाए, ये दोनों के दोनों एनिमल्स में आ जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम इसको क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं ये वाला भी। तो 15th का हमारा आंसर क्या हो जाएगा बताओ। 15th के लिए भी हमारा आंसर 2nd ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन एक चीज और, नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको कार्निवोरस पे एक एग्जाम्पल कराऊंगा और यकीन मानो आप उस एग्जाम्पल को गलत करोगे। ठीक है, मैं आपको पक्का विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि वो एग्जाम्पल गलत होता ही होता है, बिकॉज अवेयरनेस कम है हमारे पास। ठीक है, खैर ज्यादा बात करेंगे जब हम नेक्स्ट वाली वीडियो में उस एग्जाम्पल को कवर करेंगे। ठीक है, तब आप समझोगे खुद कि हाँ जो मैंने कहा था वो गलत कहा था या फिर सही कहा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 16th नंबर पे देखो क्या लिखा है, 16th, 17th, 18th एंड 19th और फिर 20th लिखा हुआ है, ह्यूमंस, टीचर्स एंड ग्रेजुएट्स। अगेन अच्छा क्वेश्चन है। देखो अगर हम बात करेंगे टीचर्स की, टीचर और ह्यूमन में क्या रिलेशन होगा कि यार सारे के सारे टीचर्स जो है वो ह्यूमंस होंगे। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि कुछ टीचर ही ह्यूमन है बाकी टीचर एनिमल हो गए, ऐसा नहीं है। तो सारे के सारे जो टीचर्स हैं स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएंगे बताओ, वो ह्यूमंस हो जाएंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है, पहला पॉइंट।
अच्छा, ग्रेजुएट और ह्यूमंस की बात करें तो जितने ग्रेजुएट्स हैं वो सारे के सारे भी ह्यूमंस हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जितने ग्रेजुएट्स हैं वो भी सारे के सारे ह्यूमंस हैं। तो ये दोनों तो डिफरेंट डिफरेंट हमने बना लिया। अच्छा, वेन डायग्राम को बनाने की कभी भी अगर कंफ्यूज हो जाओ तो बेस्ट अप्रोच क्या होती है कि दो में रिलेशन बनाने की कोशिश करो। पहले ये दो, फिर ये दो, और फिर ये दो वाले दोनों, ठीक है, क्रॉस सबसे लास्ट में। तो ये दोनों बना लिए। अब क्या बचा? टीचर और ग्रेजुएट्स। अब आप ध्यान से देखो, थोड़ा सा समझने की यहां पे जरूरत है। हम किसी इंसान को टीचर तब बोलेंगे जब उसके पास टीचिंग की डिग्री हो, या फिर उसने क्लास 9th के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, अभी वो खुद 12th में है, या अभी खुद वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, या फिर इवन दो ही इज नॉट बीएड, है ना, ही हैज नॉट कंप्लीटेड एनी कोर्स रिलेटेड टू एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर बीएड या फिर बीटीसी, और तब भी वो क्या कर रहा है? बच्चों को पढ़ा रहा है। तो क्या वो टीचर हो गया? तो अगर हम बात करें टेक्निकली, तो टेक्निकली वो एक टीचर नहीं है, क्योंकि उस इंसान के पास अभी वो डिग्रीज नहीं है जो उसको एज अ टीचर रिकॉग्नाइज करे। तो बहुत ध्यान सीखना मेरी बात को, ठीक है, समझना। टीचर वही बंदा है जिसने बीएड, एमएड या बीटीसी या फिर टीचिंग कोई कोर्स कर रखा है, तभी वो टीचर कहा जाएगा टेक्निकली, ऑफिशियली। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि अगर आपने ये कोर्स नहीं कर रखे और उसके बाद आप टीचर बोल देते हो कि हाँ मैं टीचिंग करता हूं, बट यू आर नॉट अ प्रोफेशनल टीचर, बिकॉज प्रोफेशनल टीचर वही होता है जिसके पास वो डिग्रीज होती हैं। समझ में आ रहा है? तो अब आप ये बिल्कुल मत सोचना कि जितने टीचर्स हैं वो सारे के सारे ग्रेजुएट्स ही होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप खुद 12th में पढ़ते हैं, या भी आप खुद बीए, बीकॉम, बीएससी कुछ ऐसा कर रहे हैं, और अगर आप एक आध ट्यूशन को पढ़ाते हैं, ठीक है, तो आप अपने आप को अगर टीचर कह रहे हैं तो ठीक है बात, लेकिन आप एक टेक्निकली, ऑफिशियली प्रोफेशनल टीचर नहीं होंगे तब तक जब तक आपके पास डिग्री नहीं है एक टीचिंग वाली। उम्मीद करता हूं कि अब आप मेरी बात समझ पा रहे हो। अगर मैं बात करूं तो मैं एक बीएड हूं, बीएड मेरे पास अगर है, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, तो अगर मैंने बीएड कंप्लीट कर रखा तो मैं एक टीचर हूं प्रोफेशनल अब, ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो अगर हम यहां पे बात करेंगे तो जितने टीचर्स हैं वो सारे के सारे ग्रेजुएट्स होने जरूरी हैं, तभी आप उनको टीचर बोलोगे। बात समझ में आ रही है? जितने टीचर्स हैं वो सारे के सारे ग्रेजुएट्स होने जरूरी हैं, बिकॉज यहां पे टीचर वो वाले टीचर बिल्कुल इंक्लूड मत करना जैसे आप लोग हो, या अगर आप एक आध कोई कोचिंग पढ़ाते हो। तो टीचर का मतलब प्रोफेशनल टीचर की बात हो रही है। समझ में आ रहा है? डॉक्टर का मतलब जब डॉक्टर की डिग्री आपके पास आ गई तब आप डॉक्टर कहे जा रहे हो, और इस डॉक्टर में उन डॉक्टर्स को बिल्कुल मत इंक्लूड करना जिसने मान लीजिए कॉमर्स में पीएचडी कर रखी है, या फिर संस्कृत में पीएचडी कर रखी है, मैथ में पीएचडी कर रही है, तो अब आप ये बोलो कि वो डॉक्टर उसमें इंक्लूड हो गए। समझ रहे हो? तो वहां पे मेडिकल डॉक्टर्स की बात होती है। तो कुछ चीजें आपको प्रैक्टिस करने के दौरान ही समझ में आती हैं, ठीक है, और बाकी टीचर का एक्सप्लेनेशन। तो उम्मीद करता हूं क्लियर हो रहा होगा। तो यहां से जब इनको कंबाइन करोगे तो एक बात क्या निकल के आई कि जितने टीचर होते हैं वो सारे के सारे ग्रेजुएट्स होते हैं, और सारे के सारे टीचर, सारे के सारे जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो सारे के सारे ह्यूमंस होते हैं। मतलब ये डायग्राम यहां पर बनना चाहिए था। समझ में आ रहा आपको? तो अगर ये डायग्राम सही है तो यानी कि हम इसको हटा देते हैं, तो अब आपको ये वाला क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, तो इसको करते हैं अब हम रब, ठीक। उम्मीद करता हूं आपको जो मेरा एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आ रहा है। इन केस यू हैव एनी डाउट देन राइट डाउन दैट पर्टिकुलर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो 16th के लिए आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स कौन सा? तो 16th के लिए मेरा आंसर था ऑल वाला, यानी कि 7th केस आपका सही था, ठीक है। आगे देखो, पुलिस, थीफ एंड गिल्टी। पुलिस, थीफ और गिल्टी में आपको है, पुलिस आपको पता है, ठीक है। थीफ का मतलब चोर होता है, गिल्टी का मतलब जिसने कोई अपराध वगैरह करा हो, साबित हो गया हो। तो अब जो थीफ है, अगर वो थीफ कहा जा रहा है तो ऑफकोर्स वो गिल्टी है ना। तो थीफ जो हो गया वो गिल्टी होगा, बिल्कुल सही बात है, इसमें तो कोई दौरा ही नहीं है, ठीक है। और पुलिस इज डिफरेंट, पुलिस एक डिफरेंट एंटिटी हो गई, तो ये वाला सिंपल केस बन जाएगा। और अगर ये बनेगा तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा बताइए? थर्ड वाला, यानी कि 17th के लिए मेरा आंसर थर्ड होगा, ठीक है। चोर एक अपराधी होता है, थीफ एक गिल्टी होता है, और हर थीफ गिल्टी होता है ऑफ कोर्स, बिकॉज थेफ्ट जो है वो एक गिल्ट है, इसलिए थीफ एक गिल्टी है और पुलिस अलग हो गई। समझ में आ रहा है? क्योंकि पुलिस का काम है चोर को पकड़ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। लिखा हुआ है प्रोफेसर्स, रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट्स, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर भी क्या होगा, ऑल का ही डायग्राम बनता है तीनों में कॉमन, ठीक है, इसको ध्यान रखो। सॉरी, ऑल कह रहा हूं, सम का ही डायग्राम बनता है तीनों में कॉमन, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, जो प्रोफेसर्स हैं वो टीचर्स भी होते हैं, ठीक है। जो टीचर्स नहीं, यहाँ रिसर्चर्स की बात हो रही है। जो प्रोफेसर्स होते हैं वो रिसर्च भी करते हैं, कई सारे आपने देखा होगा, जैसे इग्नू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वहां पे कई सारे प्रोफेसर्स हैं जो पीएचडी में अपना कर रहे हैं, रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, रिसर्च प्रोग्राम्स कई सारे, है ना।
और कई सारे रिसर्चर्स जो होते हैं वो प्रोफेसर्स भी होते हैं, ठीक है। आपकी पीएचडी चल रही है और आप किसी कॉलेज वगैरह में आप लेक्चर्स भी दे रहे हो अपने, तो दोनों चीजें पॉसिबल है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं साइंटिस्ट्स की। तो अगर आप पीएचडी कर रहे हो फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी में, साइंस एंड टेक में, तो ऑफ कोर्स आप एक साइंटिस्ट भी हो साथ ही साथ में, है ना। तो ये चीज, अब इसरो में कई सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो प्रोफेसर भी हैं, जो टीचिंग भी देते हैं और उसके बाद वो रिसर्च भी करते हैं। तो तीनों में कॉमन सेक्शन इज द बेस्ट आंसर, ठीक है। तो अगर कॉमन होगा तो सही वाला आंसर क्या होगा बताइए, 5th नंबर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आपका सही आंसर होगा 5th वाला। क्लियर है? तो इन सभी को आप क्या करते चलो, अपनी कॉपी में नोट करते चलो, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। लिखा हुआ है लैंग्वेज है, कन्नड़ है और इंग्लिश है। दिस इज क्वाइट इजी, ठीक है, यू कैन सॉल्व इट बाय योर ओन, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। लैंग्वेज कन्नड़ एंड इंग्लिश। अगर हम बात करें, कन्नड़ एक अलग लैंग्वेज है, इंग्लिश एक अलग लैंग्वेज ऑफ कोर्स। सो कन्नड़ इज डिफरेंट, इंग्लिश इज डिफरेंट, है ना। तो अगर ये दोनों डिफरेंट हैं और ये किस में आ जाएंगे, दे बोथ कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लैंग्वेजेस। देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस इन इंडिया, है ना। डाइवर्सिटी आपको पता है, विभिन्नताओं का देश है इंडिया। तो के और ई ये दोनों अलग हो गए और दोनों किसमें आ गए स्टूडेंट्स, लैंग्वेजेस में आ गए। तो अगर ऐसा है तो बेस्ट आंसर कौन सा होगा बताइए, 2nd नंबर। 19th के लिए द करेक्ट आंसर इज 2nd नंबर। समझ रहे हैं? चलो, और अब हम देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। देखो ध्यान से, लिखा हुआ है सन, मून एंड स्टार। यहां से भी आपको एक चीज सीखने को मिलेगी जो कि इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर हम बात करें सन की, तो क्या सन और मून में कोई रिलेशन है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। सन एक अलग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, मून एक अलग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन सूर्य है क्या? क्या सूर्य ग्रह है? सन इज अ प्लैनेट, या फिर सन एक एस्टेरॉइड है? क्या है? पुच्छल तारा जिसको हम कहते हैं, या फिर बहुत सारे धूमकेतु वगैरह, बहुत सारे ऐसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं इस पूरे ब्रह्मांड में। तो सूर्य एक्चुअली में क्या है? तो याद रखिए, सूर्य एक तारा है, सन इज अ स्टार। साइंस का फैक्ट है फिजिक्स का कि सन जो है स्टूडेंट्स वो क्या है, सन एक स्टार है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन आता है कि आपकी पृथ्वी के पास जो निकटतम तारा है वो कौन सा है, आप अपना आंसर करोगे सूर्य। और अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी पृथ्वी के पास दूसरा समीप तारा कौन सा है, सेकंड नियरेस्ट जो स्टार है, तो आप अपना आंसर करेंगे प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। तो ये साइंस के कुछ फैक्ट है जो मैंने आपको बताया। खैर कोई बात नहीं, मेन आपको यहां पे ये समझना है कि सन एक स्टार होता है, ठीक है, और मून एक अलग ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऐसी कंडीशन में जो मेरा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑफ कोर्स यहां पर 3rd वाला, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज क्लियर हो रही है तो आपको बस समझना ये है कि जितने मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं उन सभी का आंसर आपको यूजुअली इन 12 में मिल जाएगा। शायद ही ऐसा कोई डायग्राम हो जो इन 12 के अलावा 13th नंबर पे बने। अगर ऐसा हुआ तो हम देख लेंगे उसको। फिलहाल मैंने कोशिश ये करी है कि जितने क्वेश्चंस हैं आपके वेन डायग्राम के, लगभग 100+, वो सारे के सारे मैं आपके साथ शेयर करूं इन वीडियोस की फॉर्म में। उम्मीद करता हूं कि इससे पहले के जो टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं वो सभी आपको अच्छे लग रहे हैं, आपको समझ में आ रहे हैं, आपकी नॉलेज इंक्रीज हो रही है उससे, और आप इस बात को फील कर पा रहे होंगे कि अगर आप कभी एग्जाम को देते हैं, कभी अगर आप इस पूरे सिलेबस को पढ़ के एग्जाम को देने जा रहे हैं तो आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाओगे और अच्छा फील करोगे और अच्छा स्कोर करोगे वहां पे, ठीक है। क्योंकि आपको फुल कंटेंट यहां पे देने की कोशिश की जा रही है और बहुत ही रिलायबल कंटेंट है, आप पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई आपको लगता है कि इसमें डाउट है, आप अपने जो भी डाउट्स हैं, कंफ्यूजन हैं, उनको जरूर शेयर करिए, ठीक है। ऐसा देखिए, कुछ भी नहीं होता कि कोई इंसान अपने में परफेक्ट है ना। गलती सबसे हो सकती है, हो सकता है कि मैं यहाँ पर आपको पढ़ाते समय कोई चीज़ गलत बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने गलत बोला है तो मैं पहले से उस चीज़ के लिए अपॉलॉजी बोल रहा हूँ आपको, ठीक है, सॉरी है। आप प्लीज़ करेक्ट जरूर करिएगा, ठीक है। तो बताने के भी तरीके होते हैं, है ना। खैर कोशिश पूरी करी जाएगी कि आपको एकदम बेस्ट कंटेंट दिया जाए, पूरा एकदम ऑथेंटिक, राइट। तो भाई ऐसे ही पढ़ते रहिए, है ना। आपका सिलेक्शन जरूर होगा। कीप ऑन स्टडिंग, हैव अ गुड डे, गुड लक।